नमस्कार, द एजुटेक में आपका स्वागत है। आज एजुटेक आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा है सामाजिक अध्ययन श्रृंखला का भाग 11, जिसके अंतर्गत आज हम जानेंगे मेसोपोटामिया सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। तो आइए बढ़ते हैं द एजुटेक में मेसोपोटामिया सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर और लाइक कीजिए। मेसोपोटामिया सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था। मेसोपोटामिया सभ्यता की सामाजिक व्यवस्था एक जटिल और स्तरीकृत सामाजिक संरचना है। स्तरीकृत का मतलब ये है कि वर्गीकरण जो किया गया है इसमें ऊंचे ऊंचे स्थान से नीचे स्थान की ओर व्यवस्थित की गई है, जहां व्यक्तियों की भूमिकाएं काफ़ी हद तक जन्म और सामाजिक मानदंडों द्वारा निर्धारित होती थी। जन्म के आधार पर भी लोगों का स्थान निर्धारित था और जो कुछ काम करते थे उसके अनुसार भी उनका स्तर निर्धारित किया गया था। जीवन में धार्मिक, राजनीतिक और आर्थिक पहलुओं के अंतर संबंधों ने धार्मिक यानी कौन सा काम धर्म के अनुसार क्या कर रहा है व्यक्ति, फिर राजनीतिक स्थिति में वह कहाँ पर है, सेना में है कि सेनाधिकारी है कि आपका नौकरशाह है कि राजमंत्री है, ऐसे। और आर्थिक पहलुओं में कि व्यापारी है या छोटा व्यापारी है कि बड़ा व्यापारी है ना, या उत्पादक है। तो इस तरीके से जो संबंध होते थे उससे भी उनकी स्थिति निर्धारित होती थी और साथ ही जो मेसोपोटामियन सभ्यता है उसकी स्थिति और स्थिरता विकास में इनका योगदान भी होता था। तो एक मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता सामाजिक व्यवस्था को निम्नलिखित कुछ बिंदु हैं जो निर्धारित किए जा सकते हैं। जैसे सामाजिक स्तरीकरण पहला पॉइंट है। दूसरा है पारिवारिक व्यवस्था के अंतर्गत क्या है समाज की स्थिति। तीसरा है सामाजिक सेवा और संस्थाएं कौन कौन सी हैं। फिर सामाजिक रीति रिवाज और परंपराएं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इनमें क्या है। तो सबसे पहले है सामाजिक स्तरीकरण और पदानुक्रम। तो पदानुक्रम मतलब हायरार्की, स्तरीकरण लेवल डिवीजन। तो यहाँ पर है मेसोपोटामिया के समाज को पदानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया गया था, जैसे यहाँ पर हेडिंग से ही समझ में आता है। जिसमें सबसे ऊपर था राजा। दैवी पद माना जाता था और उसे माना जाता था कि राजा जो है वो देवता का, ईश्वर का प्रतिनिधि है। इस तरीके की मान्यता भी कहा जा सकता है। जो धर्म के महत्व के कारण प्रभावपूर्ण प्रभाव रखता था, यानी उसके नीचे जो पुजारी था, ठीक है ना, जो क्या हुआ, राजा, राजा के नीचे पुजारी आ जाता था। पुजारी क्या था, क्योंकि राजा को धर्म का प्रतिनिधि माना गया, तो पुजारी उस धर्म का जो है, ईश्वर का जो है पूजा करने वाला, तो उसका स्थान भी बन गया ऊंचा। तो यह महत्वपूर्ण प्रभाव रखता था। इसके नीचे फिर नौकरशाह आते थे जो काम करते थे, और सेना के अधिकारी। जिसके जब सबसे नीचे वाले भाग में अगर बात करें तो फिर व्यापारी आते थे, उसके नीचे कुशल कारीगर और फिर किसान थे, लास्ट में मजदूर और नौकर, और अंत में दास थे। तो शासक और राजत्व, आइए अब देखते हैं कि आगे हम क्या, पहले शीर्ष क्रम की बात करते हैं। शासक और राजत्व। राजत्व माने राजा की जो राजतंत्र है उसकी बात कर रहा है। मेसोपोटामिया के समाज अक्सर राजशाही के इर्द गिर्द संगठित होते थे। राजत्व मेसोपोटामिया की सामाजिक संरचना का एक केंद्रीय पहलू था। शासकों को अक्सर दैवी रूप में नियुक्त माना जाता था। राजा की भूमिका राजनीतिक नेतृत्व से परे धार्मिक और औपचारिक कर्तव्यों तक फैली हुई थी। यानी अब यहाँ पर बताया गया कि जो राजतंत्र था, जो राज्य व्यवस्था थे, उस वो पूरी समाज को ही के केंद्र में थी, ठीक ना। अब वो जैसे होता था जब केंद्र में है तो उसी के अनुसार सारी व्यवस्थाएं संचालित होती रही। और यह माना गया कि जो राजा है वो कैसा है, देवताओं के द्वारा नियुक्त किया गया। और उसका जो काम होता था सिर्फ राजनीतिक नहीं रह गया, बल्कि धार्मिक ही हुआ। धार्मिक से भी आगे निकलकर लोगों के संबंधों में से भी को प्रभावित करने लगा, कर रहा था। तो ऐसे है, शासकों को अक्सर देवताओं और लोगों के बीच मध्यस्थ के रूप में देखा जाता था। अब देवता और राजा, शुरुआत में क्या हुआ, जब आपको ये धार्मिक प्रभाव इसका ज़्यादा बढ़ने लगा तो ये माना गया कि राजा क्या था, देवता का प्रतिनिधि था। जब देवता का प्रतिनिधि था तो वो क्या करेगा, लोगों का जो है, लोग राजा से जुड़े हैं, देवताओं के बीच में मध्यस्थ का काम ये भी करने लगा। और उसके साथ में उसके सहयोग के लिए क्या था, पुजारी भी तो होता ही था। तो इस तरीके से शासकों को अक्सर राजा कैसे मध्यस्थ के रूप में देखा गया। उसके अधिकार को धार्मिक संबंधों के माध्यम से वैध बताया गया। यानी राजा के जो भी अधिकार थे एक निरंकुश अधिकार हो सकता है, क्योंकि वो ईश्वर के द्वारा निर्धारित हुआ, देवताओं के द्वारा निर्धारित किया गया। राजा की भूमिका शासन से आगे बढ़कर धार्मिक कार्यों तक बढ़ गई, और वे व्यवस्था न्याय बनाए रखने और शहर राज्य की सुरक्षा के लिए भी जिम्मेदार था। तो इस तरीके पुरोहित
मेसोपोटामिया समाज में पुरोहितों का महत्वपूर्ण स्थान था। वे धार्मिक अनुष्ठानों का संचालन करते थे। पहला धार्मिक अनुष्ठान जो भी राजा करवाता था या फिर लोग जो भी करवाते थे उसका वो संचालन करता था। संकेतों की व्याख्या करता था, जैसे लोगों के साथ होता था कि उसके वो कर रहा था। आज के समय में भी अभी ये सोच है, जैसे आ जाते थे बिल्ली रास्ता काट गई, इसका क्या मतलब हुआ है, जा रहे हैं काली गाय आ गई, सर्प आ गया, उल्का टूट गया, पेड़ गिर गया, गिड़ा मटका हो गया, ये सारी चीज़ें जब होती है तो इन ऐसे संकेतों की वो व्याख्या करता था। देवताओं के साथ संचार बनाए रखने के लिए वह जिम्मेदार था। राजा क्या था, वह माध्यम था। संचार कौन बनाता था, ये पुरोहित, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो देवता से बातचीत करने का जो काम था वो पुरोहित का काम था, वो उसके लिए जिम्मेदार था। इन्होंने समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने क्या किया, पुरोहितों ने पूरे समाज को एक धार्मिक आधार पर बांध के रखा और फिर उसके अनुष्ठानिक प्रक्रिया में भाग लिया। तो इस तरीके से एक महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका थी। वे धार्मिक अनुष्ठान करते, मंदिरों का प्रबंधन करते, यानी एक प्रबंधनीय कार्य भी काम करते थे। जो मंदिर थी, मंदिर इनके नाम का क्या, जिगुरत था। तो मंदिर का भी प्रबंधन करते और प्रशासनिक मामलों में शामिल थे। प्रशासनिक मामले कैसे हो गए, जब मंदिर का जो प्रबंध कर रहे हैं, राजा के साथ जुड़े हैं, तो डिसीजन भी लेंगे, है ना। तो मंदिर न केवल धार्मिक केंद्र थे बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र भी थे। तो मंदिर क्या थे, अब ये मंदिर जो इनके थे होते, जो इसका प्रबंधन ये पुरोहित करते थे, वो क्या थे, आर्थिक और प्रशासनिक केंद्र भी थे। तो प्रशासनिक केंद्र होने के नाते मंदिर का सर्वोसर्वा कौन था, पुजारी था। इसलिए वो क्या हुआ, एक प्रबंधन का हेड हो गया, ठीक ना। कृषि द्वारा उत्पन्न आर्थिक अवधिशेष, यानी उपयोग के बाद बचा हुआ जो चीज़ होती है, शेष होता है, वह अक्सर मंदिर के अन्न भंडार में संग्रहित किया जाता था। मंदिर के अन्न भंडार में संग्रहित किया जाता था। इसका मतलब जो अतिरिक्त खाद्यान्न थी वो पूरे किसके देख रेख में होता था, पुरोहित के देख रेख में होता था। तो राजा से अगर लोक कल्याण में देखा जाए तो ये कहीं ज़्यादा प्रभावशाली था। क्योंकि आर्थिक, धार्मिक दो क्षेत्रों में और प्रशासनिक तीनों का। राजा राजनीतिक था, ये पुरोहित के साथ एक धर्म से जुड़ा हुआ था, और प्रतिनिधि था देवता का वो। जबकि ये क्या था, ये इसके बीच में संबंध करने वाला था, बात बताने वाला था, ठीक ना। तो आगे चलते हैं। फिर नौकरशाही, जैसे जैसे राज्य शहर बढ़ते गए, प्रशासनिक संरचनाओं की आवश्यकता भी बढ़ती गई। तो प्रशासनिक का काम जब छोटा था तो पुरोहित खुद ही कर लेता था कि ये चीज़ ऐसे करो, ये चीज़ ऐसे करो, बता देता था। लेकिन जब और अधिक विस्तृत हो गए तो उसमें अलग अलग चीज़ों के देखने के लिए अलग अलग लोगों को नियुक्त करने की ज़रूरत महसूस होने लगी। परिणाम स्वरूप जटिल प्रशासनिक प्रणाली नौकरशाही उत्पन्न हुई, जिसकी आवश्यकता को पूर्ति के लिए एक नौकरशाही की उत्पन्न हुई एक तंत्र प्रणाली विकसित की गई। नौकरशाह क्या काम करता था, कराधान, टैक्स को इकट्ठा करता था। संसाधन जो होते थे उनका वितरण का काम देखता था। कानूनों का कार्यान्वयन, यानी लोगों पर से कानूनों का पालन करवाता था। फिर और उसका प्रबंधन भी करता था, कहाँ पर जो से कानून अगर नहीं है तो वहाँ पर उसे लागू करवाता था। ये सारे उसके जिम्मेदार थे। रिकॉर्ड रखने और लेखन विशेष रूप से यूनिफॉर्म महत्वपूर्ण था। रिकॉर्ड यानी किसने कर दिया, किसने नहीं दिया, किसको क्या उपलब्ध कराया गया, कितने संसाधन, ये सारी लेखा जोखा का काम भी यही नौकरशाह करते थे। इस प्रणाली में लेखन यूनिफॉर्म का ज्ञान एक विशेष अब जो नौकरशाह के लिए ये सारा लिखना पढ़ना का काम भी होता था, इसलिए जो उस समय की लिपि थी यूनिफॉर्म, कीलाकार, उसको जो जानता था वही नौकरशाह होने के लिए योग्यता ज़्यादा रखता था। आगे है व्यापारी और कारीगर। जैसे जैसे व्यापार फला फूला, व्यापारियों और कारीगरों का एक वर्ग भी आगे बढ़कर आया। ये व्यक्ति आर्थिक गतिविधियों में शामिल होते थे। मेसोपोटामिया की रणनीतिक स्थिति, मतलब आपको इसके पहले लोकेशन वगैरह के बारे में पूर्व पहले की वीडियो में दिखाया गया, बताया गया था। तो ऐसी स्थिति होने के कारण से इसके साथ व्यापार की सुविधा थी, और व्यापार जो होते थे लंबी दूरी तक व्यापार करने चले जाते थे। और व्यापार नेटवर्क ने मेसोपोटामिया को सिंधु घाटी, अनातोलिया और मिस्र जैसे क्षेत्रों के साथ जोड़ा था। यानी जो व्यापारी और कारीगर, क्या कारीगर का तो यहाँ पर मेंशन नहीं हुआ। कारीगर क्या था, जो कि सामान बनाते थे, जैसे चमड़े के सामान थे ना, कपड़े के सामान थे, लकड़ी के सामान थे, या फिर मिट्टी या पत्थर के जो सामान होते थे जो बनाते थे, उन्हें कारीगर यहाँ पर कहा गया। तो जैसे खासतौर से कपड़े के थे, और धातु के थे, फिर उसके बाद उपयोग की वस्तुएं थी, इन सबको जो बनाता था उसका प्रभाव धीरे धीरे बढ़ गया और वो ऊंचे स्तर पर कारीगरों के थे। व्यापारी लोग कि हमारे यहाँ से ये बनाया जाता है, तो तलवारें होती थी, हाँ, घरेलू उपयोग की चीज़ें होती थी। तो इस तरीके की चीज़ों को लेकर व्यापार करने जाते थे, इसलिए इन दोनों को एक साथ रखा गया। फिर उसके बाद आता है किसान। अधिकांश आबादी कृषि में काम करती थी, यानी जो मेसोपोटामिया की अधिकांश जनसंख्या थी, आज भी भारत की ही देखा जाए तो अधिकांश किसमें, कृषि में लगी हुई है। नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि ने सफल खेती की अनुमति दी, यानी जो उपजाऊ भूमि है तो खेती भी अच्छी होगी, सफल होगी, उत्पादन ज़्यादा होगा। और किसानों ने जौ और गेहूं जैसी फसलें भी उगाई। उत्पादन की अधिकता ना
को मतलब अधिकतम करने के लिए क्या हुआ, सिंचाई की पद्धति को भी उपयोग में लाया गया, जिससे कृषि अधिशेष ने, और फिर कृषि अधिशेष हुआ, कृषि अधिशेष ने क्या किया, यानी अतिरिक्त उत्पादन ने क्या किया, शहरीकरण को बढ़ावा दिया, और अधिकांश आबादी किसान और मजदूर ही रहे। और जो लोग अधिशेष का इस्तेमाल करते थे, जो आगे बढ़ गए, जैसे व्यापारी है, नौकरशाह लोग, ये लोग कैसे शहरों में धीरे धीरे परिवर्तित होते गए, शहरी जीवन की ओर चले गए। और फिर आगे आता है मजदूर, निर्माण, कृषि और विभिन्न अन्य कार्यों में काम करने वाले अकुशल मजदूर। तो निर्माण का कार्य, जैसे बिल्डिंग और आदि का निर्माण करना, कृषि में भी कुशल मजदूर होते थे, विभिन्न अन्य कार्य भी करने वाले को मजदूर कहा गया, श्रमिक कहा गया। अकुशल मजदूरों और श्रमिकों ने शहर की दीवारों और मंदिरें जैसी स्मारकीय संरचनाओं का भी निर्माण में योगदान दिया था। चूंकि अकुशल थे, कुशल जो उसको गाइडलाइन करेगा, वो क्या, रॉ मटेरियल। जैसे अभी भी मजदूर का कॉन्सेप्ट तो ये है, जो काम हर जो कोई नहीं करना चाहता, जो इस पढ़ा लिखा स्किलफुल नहीं करेगा, वो मजदूर करता है। इस तरीके से फिर आता है गुलाम। तीसरे अंतिम पायदान पर मेसोपोटामिया की समाज में गुलामी मौजूद थी। गुलाम सामाजिक संरचना का हिस्सा थे। ऐसा नहीं है कि उन्हें सामाजिक संरचना का हिस्सा नहीं माना गया, सामाजिक संरचना में अंतिम पायदान पर थे। ये युद्धों के बंदी बनाए गए, जो युद्धों में बंदी बनाए गए थे, या कर्जदार में कभी कभी गुलाम बन जाते थे, यानी बहुत ज़्यादा जिसके ऊपर कर्ज होता था वो गुलाम बना लिए जाते थे। दासों को भी इसमें रखा गया। दास जो कृषि, श्रम और घरेलू सेवा सहित विभिन्न कार्यों में नियोजित इन्हें किया गया था। तो इस तरीके से इनका क्या हुआ, देखा जाए तो मेसोपोटामिया का जो स्तरीकरण था, राजा से शुरू होकर गुलाम तक आता है, और दास इसमें साथ में होता था। गुलाम और दास एक ही रखे जाते थे कैटेगरी में। फिर इसके बाद सभ्यता का श्रेणीकरण जो किया गया, उसमें कौन कौन से, अगर एक मोटे मोटे देखा जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता में श्रेणीकरण, ठीक। तो सर्वोच्च श्रेणी बनाई गई। सर्वोच्च श्रेणी में सबसे ऊपर, इसके अंतर्गत सामाजिक पदानुक्रम के जो होते थे, शीर्ष पर कौन था, राजा और शासक। इसके बाद पुरोहित शामिल थे। इसमें दो, सर्वोच्च श्रेणी में दो व्यक्ति शामिल थे, दो वर्ग श्रेणियाँ शामिल थी। उसमें क्या था, दो पदानुक्रम, राजा और पुरोहित। दूसरी बात, उच्च श्रेणी आती थी नौकरशाह और मुंशी और धनी व्यापारी। इसमें तीन वर्गों का, नौकरशाह जो प्रशासनिक का काम करता था, मुंशी जो लेखा उखा का काम करता था, और धनी व्यापारी। इसमें तीन आपका लेयर शामिल थे, पदानुक्रम शामिल था। मध्यम श्रेणी में शामिल किया गया कारीगर और शिल्पकार और किसान। तो इसमें कारीगर शिल्पकार एक चीज़ हो गए, किसान दूसरा, दो यहाँ पर शामिल हुए। निम्न श्रेणी में इसके अंतर्गत मजदूर, दास और ही दास या गुलाम को रखा गया। तो इस तरीके से इनका अगर हम स्तरीकरण भी करते हैं तो ये होता है, और देखा जाए तो चार श्रेणियाँ मिलती हैं। इसके बाद फिर आता है पारिवारिक संरचना। तो मेसोपोटामिया के समय पारिवारिक संरचना क्या थी, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि बुनियादी इकाई थी, ये पूरे समाज की आज भी है। परिवार जो होता था, पितृसत्तात्मक परिवार सामान्य संरचना थी। सामान्य बात थी कि पिता के नाम से ही परिवार को पहचाना जाता था, जैसे आज भी है भारत में, और कहीं कहीं पर, और कुछ कुछ यहाँ पर भारत में विशेष प्रजाति नहीं, जनजातियाँ हैं जहाँ पर मातृसत्तात्मक भी मिलती हैं, जिसमें सबसे बड़ा पुरुष ही मुखिया होता था। परिवार में सामाजिक मानदंडों को बनाए रखने की अपेक्षा, परिवार से जो सामाजिक मानदंड थे निर्धारित किए गए थे, उसको बनाए रखने की अपेक्षा की जाती थी। और विवाह अक्सर तय किया जाता था, यानी ऐसे नहीं कि अपने से कोई विवाह नहीं करता था, आज जैसे भारत में बहुत से लोग अभी कर रहे हैं वर्तमान में। इसके पहले जो सामंती व्यवस्था थी अंग्रेजों की समय, या फिर, तो विवाह क्या होता था, माना जाता था ना, जैसे आज भी अभी बहुत से लोग करते हैं। परिवार आमतौर पर बहुपीढ़ी वाले थे। इसमें विस्तारित परिवार के सदस्य एक साथ रहते थे। विस्तारित मतलब दो लोगों ने मिलकर परिवार शुरू किया, उसके बाद जैसे अगली पीढ़ी बनती है तो परिवार का विस्तार सब एक साथ में रहे। सबसे बड़े पुरुष के पास अधिकार था, यानी सारा जो अधिकार था वो सबसे बड़े पुरुष था, जो बड़ा व्यक्ति था परिवार का, उसी के पास होता था। विरासत पितृसत्तात्मक थी, यानी पितृसत्तात्मक का मतलब कि विरासत पिता को ही मिलेगी, सबसे बड़े को ही मिलती है। परिवार का मुख्य यह विशेषता थी। अगर बात करें तो आगे पितृसत्तात्मक परिवार में क्या मतलब क्या हुआ, मेसोपोटामिया परिवार में जो काफ़ी हद तक पितृसत्तात्मक था, इसमें प्राथमिक अधिकार पुरुषों के पास होता था। प्राथमिक अधिकार जो महत्वपूर्ण होते थे बाहर संबंध रखने के लिए या परिवार में डिसीजन करने के लिए, पुरुषों के पास था। विस्तारित परिवार, परिवार अक्सर सामूहिक घरों में रहते थे, जिनमें कई पीढ़ियाँ एक साथ रहती थी, ठीक है। विवाह और बच्चे, विवाह एक महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था थी, जिसमें और बच्चा पैदा करना अत्यधिक मूल्यवान था। विवाह क्या होता था, एक समाज के द्वारा स्वीकृत संस्था थी, बात थी जिसे तय किया जाता था। दूसरी बात, फिर संतान पैदा करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था समाज के लिए। सामाजिक स्थिरता के लिए पारिवारिक इकाई को महत्वपूर्ण माना गया। जो समाज में स्थिरता तभी रहेगी जब परिवार की इकाई संतुलित होगी, व्यवस्थित होगी, और परिवार की जो भूमिका थी वो क्या थी, स्पष्ट थी, पूरी तरीके से परिभाषित थी कि परिवार किस लिए है।
ना। और उसमें सबसे बड़े बेटे को आमतौर पर संपत्ति की विरासत मिलती थी, यानी पितृसत्तात्मक थी, तो यानी बड़े बेटे को ही पिता की संपत्ति मिलती थी। आगे है सामाजिक सेवाएं और संस्थाएं। तो सामाजिक सेवाएं और संस्थाओं के अंतर्गत क्या होता है, समाज जीवन को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करने में जो मेसोपोटामिया का समाज था वो प्रयासरत रहा। इन ज़रूरतों में भोजन, मकान, वस्त्र, शिक्षा, न्याय, सुरक्षा आदि प्रमुख थी। तो इसमें भोजन कौन उत्पन्न करता था? किसान ना, ठीक है, ये याद। फिर मुख्य खाद्य पदार्थों में जैसे भोजन में गेहूँ, जौ, खजूर और सब्जियां शामिल थी। इस अवसर पर मुख्य रूप से, और कभी कभी अवसर होता था मुख्य रूप से, तो भेड़ और बकरियों के मांस भी खाए जाते थे। बियर एक आम पेय था। और मेसोपोटामिया के लोगों के पास शराब बनाने की एक उन्नत संस्कृति थी। आवास, सामाजिक स्थिति के आधार पर सभी के घर भिन्न भिन्न होते थे। जैसे अमीर व्यक्ति कई कमरे वाले बड़े अच्छी तरह के निर्मित घरों में रहते थे, जबकि परिवार गरीब जो होता था वे छोटे घरों में रहते थे। घर प्रायः मिट्टी के ईंटों के बनाए जाते थे। शहरों की विशेषता में संकीर्ण घुमावदार सड़कें होती थी, मिट्टी ईंट के घर होते थे। वो अमीरों के पास आंगन वाले बड़े घर होते थे। और शहरी जीवन में बाजार, कार्यशालाएं और सांप्रदायिक, यानी जहाँ पर सांप्रदायिक का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि सांप्रदायिक झगड़ा, और ये नहीं, अलग अलग जो कैटेगरी के लोग थे उनके लिए भी यहाँ पर अलग अलग स्थान निर्धारित थे। तो इस तरीके से अगर शहरों में देखा जाए और ग्रामीण अंचल में, तो ये सीधी से एक बात उभर के आती है। अमीरों के पास बड़े घर थे जिसमें अलग अलग विशेषताएं थी, जबकि छोटे गरीब लोगों के पास छोटे घर और उसमें अल्प विशेषताओं वाले थे। आगे है कपड़े। सामाजिक स्थिति के आधार पर कपड़े भी अलग अलग होते थे। अमीर लोग खुद को विस्तृत परिधानों से सजाते थे, यानी अच्छे ढंग से कई प्रकार के परिधान रखते थे उनके पास, जबकि आम लोग साधारण पोशाक ही पहनते थे। कपड़ों में जो सामग्री होती थी ऊन और लिनन होता था। वस्त्र जो शैलियाँ क्षेत्र की जलवायु भी प्रभावित है। जो वस्त्र उपयोग की पद्धति है वो जलवायु के आधार पर भी परिवर्तित होती थी। पुरुष आमतौर पर स्कर्ट या लहंगा पहनते थे, जबकि महिलाएं लंबी पोशाकें पहनती थी, यानी दूर तक चलती थी, फैलती थी, ऐसी पोशाकें। लहंगा से बड़ा पुरुष ही लहंगा पहनता था, ठीक ना। आगे है उसकी एक शिक्षा और शास्त्री। यहाँ पर देखिए शिक्षा शुरू में क्या थी, भारत में भी तो शुरू में जो शिक्षा थी सब क्या था, उच्च वर्ग के पास ही थी। वैसे हर जगह जितनी भी संस्कृति थी वहाँ पर शिक्षा कुलीन वर्गों के हाथ में ही थी। ऐसा नहीं है, तो बड़े लोगों के पास ही सबसे पहले शिक्षा थी, और शिक्षा उन्हीं को दी जाती थी जो शास्त्री बनना चाहता था। जनसाधारण तक शिक्षा ऐसे जनरल नहीं थी, ठीक ना। तो शिक्षा में जो विषय थे गणित और भूगोल, राजनीति, ये सब सारी चीज़ें कुछ कुछ सिखाया जाता था, गणना करना और थोड़ा सा स्थितियों को देखने के लिए। और राजनीति में राजनीतिक तंत्र कैसे काम किया जाता था, लेखन और संग्रहण करने की चीज़ें सिखाई जाती थी। यहाँ पर जो अभिजात वर्ग के लिए थी, शास्त्रियों ने समाज में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वे पूरे समाज को शिक्षित करने का भी काम किया। अध्यापक एक तरीके से समझ लीजिए। वे प्रशासनिक कार्यों, आर्थिक लेन देन को रिकॉर्ड रखने और क्यूनिफॉर्म लिपि का उपयोग करके लिखित रिकॉर्ड बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे। जो शास्त्री थे उनका जो काम था कि क्या होता था, जो क्यूनिफॉर्म लिपि थी उसको उपयोग करते हुए सारे रिकॉर्ड को मेंटेन करना था। अब क्यूनिफॉर्म दूसरा काम था इनका, क्यूनिफॉर्म सिखाते भी थे ये दूसरे लोगों को, जिससे कि अगली पीढ़ी और दूसरे काम भी कर सके। शिक्षा में अक्सर अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित थी, पता है ना, अभिजात वर्ग के लिए ही आरक्षित थी, विशेषकर उन लोगों के लिए जो शास्त्री बनने का प्रशिक्षण लेते थे। पूरी शिक्षा उनको दी जाती थी, नहीं तो सबको जिसकी जैसे जरूरत वैसे ही शिक्षा मिलती थी, नहीं ना। शिक्षा कहाँ दी जाती थी? मुख्यतः मंदिर विद्यालयों में प्रदान की जाती थी। अभी मंदिर विद्यालय क्या हुए, जैसे आपके प्रशासनिक, आर्थिक और धार्मिक केंद्र कौन था? जिगुरत था, मंदिर था। तो वहीं पर ये भी विद्यालय भी उनके होते थे। लेखकों को उनकी यूनिफॉर्म पढ़ने लिखने की क्षमता के लिए अत्यधिक महत्व दिया जाता था। यानी जो लेखक होते थे वो यूनिफॉर्म पढ़ते थे और लिखते भी थे, तो उनको अधिक महत्व दिया जाता था, और यह एक विशेष दर्जा लोगों को प्रदान कर देता था। शिक्षा प्रशासनिक और धार्मिक भूमिकाओं के लिए आवश्यक व्यवहारिक कौशल पर केंद्रित थी। तो प्रशासन और धार्मिक कार्यों के लिए कितना शिक्षा किसको जरूरत है, उसी के अनुसार प्रदान की जाती थी। फिर आगे की जो सुरक्षा के दृष्टि से आगे आ जाता है न्याय प्रणाली। तो मेसोपोटामिया में न्याय प्रणाली थी अमोनूर और हम्मुराबी की संहिता जो सबसे प्रसिद्ध थी, और वही कानूनी संहिता में से ही न्याय के लिए आधार प्रदान किया गया था। दंड सामाजिक स्थिति के आधार पर अलग अलग होते थे। जैसे सामाजिक स्थिति अलग अलग लोगों के लिए दंड भी अलग अलग थे। जो प्रतिशोधात्मक न्याय के एक प्रतिशोध करने, सुधार करना, नहीं, जैसे जो कर्म करता था उसी के अनुसार उसको दंड दिया जाता था। इन संहिताओं का उद्देश्य व्यवहार को नियमित करना, यानी व्यवहार को जैसे
एक सामान्य व्यवहार होता है सबके लिए वैसे निर्धारित करना, संपत्ति अधिकारों की रक्षा करना, यानी जो संपत्ति थी अधिकार थे सबकी उसकी रक्षा करना और न्याय सुनिश्चित करना होता था। फिर उसके बाद होती जो व्यवस्था प्रदान की गई थी शहरी व्यवस्था थी। तो शहरी व्यवस्था में इसमें संस्था थी शहरी। अगर हम संस्था की बात अभी आगे चलते हैं तो बता देंगे, अपन मेंशन नहीं है अब, यही एक संस्थाएं भी तो है। शहर राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ये शहर मेसोपोटामिया सभ्यता के केंद्र बिंदु भी थे, जिसमें व्यापार, बाजार, मंदिर, महल और आवासीय क्षेत्र शामिल होते थे। वे अक्सर सुरक्षात्मक दीवारों से घिरे होते थे और उनमें जिगुरत, महल और मंदिर जैसी प्रभावशाली संरचनाएं होती थी। यानी जो संस्थाएं थी पूरी तरीके से शहर में केंद्रित थी, जैसे बाजार, मंदिर, महल, आवासीय क्षेत्र और फिर परिवार की संस्था, ये सब तो हर जगह थी। सुरक्षा के लिए भी थे और फिर मंदिर थे, जिगुरत थे, जो वहाँ पर एक प्रशासनिक केंद्र भी था। मंदिर और जिगुराट क्या था, धार्मिक गतिविधियाँ मंदिर के आसपास केंद्रित होती थी और जिगुराट देवताओं को समर्पित विशाल सीढ़ीदार संरचनाएं होती थी। यह माना जाता था कि ये देवताओं का घर है। ये संरचनाएं धार्मिक और प्रशासनिक केंद्रों के रूप में कार्य करती थी। अब आते हैं इसके रीति रिवाज क्या थे और उनकी परंपराएं क्या थी। ठीक है। साहित्य, मेसोपोटामिया के लोगों ने साहित्य का एक समृद्ध भंडार तैयार किया था। चूंकि लेखन इनके यहाँ हो गया था तो इन्होंने क्या किया, साहित्य लिखना शुरू किया, जिसमें मिथक, महाकाव्य, गिलमेस का महाकाव्य और भजन शामिल होते थे। देवताओं के वंदना और जो मिथक इधर उधर की कहानियाँ सुनते थे वो सब लिख देते थे। फिर कला और वास्तुकला भी इनके यहाँ विकसित हुई। जिगुरत मूर्तियाँ और जटिल सिलेंडर सील ने उनकी कलात्मक और स्थापत्य उपलब्धियों का प्रदर्शन किया था, जैसे कि हम पीछे देख चुके थे। धार्मिक आचरण, विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाले देवी देवताओं के समूह होते थे। पीछे हम धार्मिक आचरण से संबंधित पढ़ चुके थे, उनके देवता भी जो लोगों के दैनिक जीवन से संबंधित होते थे, जीवन में व्याप्त हो गया था। इस कारण से मंदिर धार्मिक प्रथाओं के केंद्र थे और देवताओं को प्रसन्न करने और उनका पक्ष लेने के लिए अनुष्ठान करवाया जाता था कि हम अनुष्ठान करेंगे तो देवता हमारे लिए अच्छा काम करेंगे, हमारे लिए कुछ चीज़ व्यवस्थित करेंगे। तो ये काम शुरू से ही होता आ रहा है। भविष्यवाणी, पुजारी अक्सर कृषि, शासन और युद्ध जैसे मामलों पर देवताओं से मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए भविष्यवाणी प्रथाओं का में लगे रहते थे। अब ये होता था कि हमारा भविष्यवाणी से ऐसे समझिए कि ज्योतिष भी कह सकते हैं उसको सामान्य रूप से, कि अच्छा मुहूर्त है कि नहीं है, इस समय खेती होगी अच्छी कि नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें बताना। कैलेंडर भी यहाँ पर जो बनाया गया, इससे छूट गया, यहाँ पर जो कैलेंडर बनाया गया वो चंद्र कैलेंडर पे आधारित था, यानी चंद्रमा की गति को देखकर ही इन्होंने चंद्र कैलेंडर बनाया था। आगे इनके यहाँ जो संस्कृति थी वो कैसी थी, बहुदेववाद, यानी भारत में जैसे अभी है कि एक देवता नहीं है, हजार देवता है, करोड़ देवता है ना, तो यहाँ पर भी बहुदेववादी संस्कृति थी। धर्म का पालन करते थे। प्राकृतिक तत्वों, सामाजिक पहलुओं और खगोलीय पिंडों से जुड़े देवी देवताओं की ये पूजा करते थे, जैसे चंद्रमा की, सूर्य की यहाँ भी होती है वैसे, फिर वृक्ष की ना, सामाजिक पहलुओं, ग्राम देवता, हाँ, नगर देवता, इस तरीके से थे सारे कुछ। कानूनी प्रणाली, उरनमू की संहिता और हम्मुराबी संहिता सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण संहिताएं थी, यानी इनकी जो प्रणाली थी उस संहिताओं के अनुसार ही जीवन ये लोग जीते थे। ये कहने का मतलब जीवन प्रणाली इनकी ऐसी थी। ठीक है। फिर आगे आवास, अवकाश की गतिविधियाँ, इनके पास इन सब चीज़ों के अलावा अगर खाली समय बचता था तो उसके लिए भी ये इनके पास एक अच्छा साधन था। अवकाश की गतिविधियों में लगे रहते थे, जिसमें संगीत थी, नृत्य थी। उर के रॉयल, तो जैसे उर राज्य में वहाँ पर एक किया जाता था रॉयल गेम, यानी राजा की ओर से आयोजित किए जाने वाले खेल थे, उसमें लोग शामिल होते थे, है ना। और फिर त्यौहार और धार्मिक उत्सव, सांप्रदायिक सभाओं के अवसर थे। तो यहाँ पर ढेर सारे अलग अलग आज के समय में जो चीज़ें हो सकती हैं, हम देखते हैं कि ये लोग क्लब बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, उत्सव मना लेते हैं, फिर अलग अलग सांप्रदायिक उत्सव होते हैं। तो ये सारी चीज़ें, नृत्य है, वीडियो है, आज के समय में तो बहुत ढेर सारे ऑप्शन हैं, लेकिन तब जो थे मौजूद जो संभव हो सकता था उसने यहाँ पर किया गया था। शिक्षा मुख्य रूप से अभिजात्य से, तो इनमें शिक्षा भी थी, एक संस्कृति थी, इनकी परंपरा थी। क्योंकि शिक्षा अगर परंपरा नहीं होती तो आगे फिर ये लोग कैसे दूसरी पीढ़ी को उस चीज़ तक समर्थ बनाते। तो जिसका ध्यान शास्त्रियों के प्रशिक्षण पर था। मुख्य रूप से इनका मुख्य उद्देश्य था शास्त्री बनाना, ठीक ना। स्कूल मंदिरों से जुड़े होते थे, साक्षरता को अत्यधिक महत्व दिया जाता था। तो ये है आपके सामाजिक, ठीक है। तो किससे संबंधित था, साक्षरता को अधिक महत्व दिया जाता था, यानी कि अधिक से लोग उनकी विशेषताओं के अनुसार साक्षर हो सकें, इस बात का ध्यान हमेशा रखा गया। अधिकतर लोग, तो ये थे मोहनजो सॉरी यह था मेसोपोटामिया सभ्यता के सामाजिक व्यवस्था पर
आगे हम फिर इसके अन्य व्यवस्थाओं पर वीडियो लेकर आते हैं। तब तक के लिए आप लोग इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए और हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।